गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपसे दीक्षित कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना के बारे में। अब सामाजिक संरचना क्या होता है, जैसा कि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता चैप्टर में बताया था कि सामाजिक सभ्यता का मतलब होता है हम वहाँ पर चेक करते हैं कि वहाँ पर वर्ण सिस्टम क्या था, यानी वर्ण व्यवस्था क्या थी, समाज कितने वर्णों में विभाजित था। फिर हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति थी क्या थी, स्टेटस ऑफ वुमेन चेक करते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करते हैं, रहन सहन कैसा था। तो ये सब हम किस में देखते हैं, ये सब हम सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना में देखते हैं। इसको सोशल लाइफ भी कहते हैं। तो पढ़ने का हमारे तरीका वही रहेगा कि हमने पूरे वैदिक एज को दो भागों में बांट लिया है। पहला ऋग वैदिक एज जो 1500 से लेकर 1000 BC और दूसरा होगा लेटर वैदिक एज जो 1000 से लेकर 600 BC तक होगा। अब हम दोनों, क्योंकि दोनों जो समाज हैं इस काल या टाइम ड्यूरेशन के और इस टाइम ड्यूरेशन के जो भी समाज सोशल स्ट्रक्चर है उसमें अंतर पाया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग कंपैरिजन एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल के या ऋग वैदिक एज के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करते हैं तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, सबसे पहले हम वहाँ का कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम चेक करते हैं, यानी कास्ट सिस्टम चेक करेंगे या हिंदी में कहें तो वर्ण व्यवस्था चेक करेंगे। वर्ण व्यवस्था हम चेक करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि समाज कितने भागों में विभाजित है और एक दो चीज़ें और इसमें चेक कर लेंगे। अगर हम सबसे पहली बात करें ऋग वैदिक सोसाइटी की या ऋग वैदिक जिसको हम समाज बोलते हैं उसकी, तो ऋग वैदिक जो सोसाइटी थी वो क्या थी, पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल यानी इसको हिंदी में बोलेंगे पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज था। यानी पहले हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि जो भी समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी परिवार पर माता का नियंत्रण होता था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो समाज है वो पितृसत्तात्मक हो गया, यानी परिवार पर अब किसका नियंत्रण होगा, किसका नियंत्रण होगा, पिता का होगा। अगर सोसाइटी के आगे हम बात करें, फैमिली की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग वैदिक एज में फैमिली कैसी थी, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली होती थी या ज्वाइंट फैमिली होती थी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। और यहाँ के जो भी परिवार होते थे मतलब उसमें 3 पीढ़ियों के लोग निवास करते थे, चाहे वो नाना नानी दादा दादी हों या माता पिता हों या बच्चे हों। तो कैसी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली दिखाई पड़ती है। और कास्ट सिस्टम की हम बात करें तो हमें इसी ऋग वैदिक एज में, ऋग्वेद में, चूंकि मैंने पहले बताया है कि जो हमें ऋग वैदिक एज की जितनी भी जानकारियां मिलती हैं वो किस वेद से मिलती हैं, ऋग्वेद से मिलती हैं। तो इसी ऋग्वेद से हमें क्या पता चला, इसी ऋग्वेद से हमें पता चला कि ऋग्वेद का जो एक पुरुष सूक्त है, यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की अगर हम बात करें, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है और इसके पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, यानी 10th डिवीजन या मंडल, डिवीजन या इसको हिंदी में बोलते हैं मंडल। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में पहली बार फर्स्ट टाइम हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है वर्ण व्यवस्था का मेंशन। यानी इसमें कहा गया है समाज को कैसे विभाजित किया गया है, समाज को विभाजित किया गया है ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और आखिरी में शूद्र। हमें जो वर्ण व्यवस्था का लिखित साक्ष्य मिला वो किसमें मिला, पहली बार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिला। और इसमें क्या किया गया कि जो समाज था उसको वर्णों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन एक बात जो गौर करने लायक है वो ये है कि ये जो भी विभाजन था वो जन्म के आधार पर नहीं था कि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय के घर में जन्म लेंगे तो क्षत्रिय होंगे, ऐसा नहीं था। ये जो भी विभाजन था या डिवीज़न था ये कर्म बेसिस था, कर्म बेसिस। और अगर इसी को कहें तो इसको हम कह सकते हैं वर्क बेसिस। मतलब कि जो लोग शिक्षा से संबंधित काम करते थे वो ब्राह्मण बोले जाते थे,
यहाँ पर काम को महत्व दिया गया। जो लोग सेना में शामिल थे वो क्षत्रिय बोले गए। इसी तरह जो लोग किस में शामिल थे, व्यापार में शामिल थे, तो वैश्य हो गए। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी ये वर्ण डिवीजन है ये किस आधार पर है, ये वर्ग बेसिस पर है, इसलिए समाज में अभी कोई भी भेदभाव नहीं था। अब चेक कर लेते हैं लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज की अगर हम वर्ण व्यवस्था, एक कास्ट सिस्टम की बात कर दें, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर चेंज आया वो ये आया कि जो ऋग्वेद में जो ये वर्ण सिस्टम था ये कैसा था, वर्क बेसिस था या कर्म बेसिस था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बर्थ बेसिस। और जैसे ही ये बर्थ बेसिस हुआ बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी और ये बर्थ बेसिस हो गया। और समाज का जो डिवीज़न था उसमें ब्राह्मण पहले पायदान पर आ गए, क्षत्रिय दूसरे पायदान पर आ गए। उसके बाद अगर हम करें वैश्य जो थे वे तीसरे वर्ण के रूप में सामने आ गए और चौथे वर्ण के रूप में कौन आ गया, शूद्र आ गए। चौथे वर्ण के रूप में शूद्र आ गए। तो ये यहाँ पर जो ये वर्क बेसिस वर्ण डिवीज़न था वो यहाँ पर आकर बर्थ बेसिस हो गया। यानी अगर आपके पिता ब्राह्मण हैं और आप उनके घर में जन्म लेते हैं तो आप जन्म से ब्राह्मण हो जाएंगे। यहाँ पर कर्म के आधार पर था कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, आप भले ब्राह्मण की संतान हो लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वैश्य होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप ब्राह्मण पिता के घर में जन्म लेते तो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय के घर में जन्म लेंगे तो क्षत्रिय होंगे, ऐसे ही वैश्य के घर में जन्म लेंगे तो वैश्य होंगे, शूद्र के घर में जन्म लेंगे तो शूद्र। और अगर हम देखें यहाँ पर कुछ चेंज हुए तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आया द्विज का। द्विज, इस द्विज का मतलब क्या हुआ, हिंदी में भी इसको द्विज लिखते हैं। और अगर हम चेक करें कि इस द्विज का मतलब क्या होता है, तो जो ऊपर के तीन वर्ण थे यानी ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय एंड वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया। द्विज का मतलब होता है बीइंग बॉर्न अगेन, यानी दोबारा जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म लेने वाला। मतलब कि जो ऊपर के तीन वर्ण थे प्रथम द्वितीय तृतीय यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको द्विज कहा गया, जिसका मतलब होता दोबारा जन्म लेने वाला। और ऐसा माना गया कि ये जो तीन वर्ण हैं ये दोबारा जन्म लेते हैं। और जो शूद्र जो थे वो बर्थ अगेन या हम कहें दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया। इसी तरह अगर हम देखें तो हम जैसे सुनते हैं उपनयन संस्कार की बात कर लेते हैं। नयन संस्कार की बात कर दें, उपनयन संस्कार, या हिंदी में इसको भी उपनयन संस्कार बोलेंगे। तो उपनयन संस्कार यानी ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था, उपनयन संस्कार या उपनयन राइट्स का अधिकार था। तो उपनयन संस्कार का मतलब क्या हुआ, उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ धारण करना, यज्ञोपवीत। तो क्या था कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होते थे इन तीनों वर्णों को जनेऊ धारण करने का अधिकार था। और ये अधिकार इन तीनों को था और शूद्रों को, जो भी ये चौथे वर्ण के लोग थे, इनको ये अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसी काल में या लेटर वैदिक काल में एक और बड़ा परिवर्तन आता है। और इसी काल में क्या होता है, इसी काल में आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र, यानी गोत्र की अवधारणा। गोत्र की अवधारणा सामने आ गई। अब ये गोत्र की अवधारणा क्या होती है, इसको सुनिए। दरअसल पहले जब एक परिवार या एक कुल के जहाँ पर सारे गोधन या गाय रखी जाती थी उसे गोत्र कहते थे। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो गोत्र, जहाँ पर पहले गाय एक जगह बांधी जाती थी उस जगह को बोलते थे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये एक वंश से रिलेटेड हो गया, यानी एक वंश के लोग, एक गोत्र के लोग कहे जाने लगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र सामने आया, गोत्र की अवधारणा सामने आई। और एम्फेसिस ऑन गोत्र एग्जिस्ट, यानी गोत्र निष्कासन पर बल दिया जाने लगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट वो भी समझ लीजिए।
गोत्र निष्कासन पर बल दिया जाने लगा। अब गोत्र निष्कासन का मतलब क्या होता है कि इस काल में जब शादी होती थी, जैसा अभी हम देखते हैं, तो क्या होता है, कहा जाता है एक गोत्र में शादियां नहीं होंगी। तो इस काल में गोत्र निष्कासन पर बल दिया गया, और गोत्र निष्कासन इसलिए किया गया क्योंकि एक जो गोत्र के लोग होते थे वो एक वंश के लोग होते थे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई एक व्यक्ति युद्ध कर रहा है तो उस वंश के सारे लोग उसके सपोर्ट में आएंगे। तो यहाँ पर गोत्र निष्कासन इसलिए बल दिया गया विवाह में, ताकि अगर विवाह में किसी दूसरे गोत्र के आदमी से हम विवाह करते हैं या किसी दूसरे गोत्र की लड़की से शादी करते हैं तो हमारा संबंध दूसरे गोत्र से बढ़ेगा। इसलिए जब हम कभी भी राजनीतिक विस्तार करेंगे या युद्ध करेंगे तो दूसरे गोत्र के लोग भी हमारा साथ देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये किस लिए था, गोत्र निष्कासन, जो विवाह में गोत्र निष्कासन पर बल दिया जाने लगा। तो ये क्यों बल दिया जाने लगा, ताकि राजनीतिक विस्तार हो सके या पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो सके या जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो सके, विस्तार हो सके। उसके बाद अगर हम और एक चीज देखें तो लेटर वैदिक एज में पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार कह लीजिए, 16 राइट्स, और इसी को अगर हम कहें तो संस्कार भी बोल सकते हैं, संस्कार की अवधारणा आ गई। अब 16 संस्कार क्या होते हैं ये हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कोई धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि 16 संस्कार, जिसमें एक होता था गर्भाधान संस्कार, एक होता था विवाह संस्कार, इसी तरह एक होता था उपनयन संस्कार, और एक होता था अंत्येष्टि, ऐसे 16 संस्कार हैं। तो इसी काल में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संस्कार का कॉन्सेप्ट है ये कब आया, तो ये लेटर वैदिक एज में आया, कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार। और इसी का एक संस्कार मैंने अभी कौन सा बताया था, उपनयन संस्कार, यानी जनेऊ धारण करने का जो संस्कार था वो 16 संस्कार में से एक था। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो लेटर वैदिक एज में क्या होता है, लेटर वैदिक एज में कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रम्स, यानी उत्तर वैदिक काल में पहली बार 4 आश्रमों की अवधारणा सामने आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रम सामने आते हैं। और ये 4 आश्रम कौन से थे, अगर पहले हम आश्रम की बात करें तो पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या था, दूसरा था गृहस्थ। इसी तरह अगर हम तीसरा संस्कार देखें तो तीसरा संस्कार था वानप्रस्थ। और अगर हम चौथे संस्कार की बात करें तो चौथा संस्कार था संन्यास, यानी पहला संस्कार ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। दरअसल ब्रह्मचर्य का मतलब होता था कि जब भी बालक 25 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था, यानी इस काल में या 0 to 25 एज ग्रुप में वो क्या करता था, एजुकेशन एक्वायर करता था, यानी एजुकेशन के लिए काम करता था। उसके बाद 25 से 50 वर्ष की उम्र के बीच, यानी 25 to 50, ये गृहस्थ जीवन का पालन करता था, यानी गृहस्थ, या आप कह लीजिए गृहस्थ लिख देता है, गृहस्थ जीवन का पालन करता था, यानी ये शादी करता था और अपने जितने भी पति या पिता या पुत्र के रूप में दायित्व थे उनका निर्वहन करता था। अगर हम वानप्रस्थ आश्रम की बात करें तो इस आश्रम में 50 से 75 ईयर्स के बीच के जो लोग होते थे वो आते थे, और इस आश्रम में लोग क्या करते थे, धीरे धीरे अपने अधिकार अपने पुत्र को सौंपते थे और संन्यास आश्रम की तैयारी करते थे, और धीरे धीरे जितने भी जीवन से संबंधित उनके जो भी कृत्य थे उनसे वो हटते जाते थे, ताकि चौथे काल में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सके। तो ये क्या था कि इसमें संन्यास आश्रम की तैयारी होती थी, और वानप्रस्थ आश्रम में धीरे धीरे अपने राइट्स जो थे वो छोड़ते रहते थे और पुत्र को देते रहते थे। तो इसमें क्या करते थे, राइट्स लेफ्ट। और अगर हम संन्यास आश्रम की बात करें तो इसमें व्यक्ति क्या करता था, 75 ऊपर से बाद वो क्या कर लेता था, ज़्यादातर सन्यासियों के साथ रहता था और संन्यास आश्रम सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देता था, सन्यासियों के साथ रहता था, सन्यासियों के साथ ज़्यादातर व्यक्ति रहता था।
और अपने जो लाइफ है या जीवन है, जो घर में रहकर आराम से सुख भोगता था, वो उसका त्याग कर देता था और मोक्ष की तरफ बढ़ जाता था। तो ये 4 आश्रम का जो कॉन्सेप्ट आया, ये किस काल में आया? ये किस में आया? लेटर वैदिक एज में। अगर इसके हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए, इस लेटर वैदिक एज में जो एकमात्र वर्ण जो कर दाता था, टैक्स पेयर था, वो कौन था? वो था वैश्य। यानी वैश्य जो कि क्या करते थे? जो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, वो ओनली टैक्स पेयर थे। एकमात्र करदाता कौन था? वैश्य था। अगर इसकी तरफ हम बात करें, हम देखें कि शूद्रों का काम लेटर वैदिक एज में क्या हो गया? जो शूद्र होते थे, इनका काम हो गया सर्विंग 3 वर्ड्स। यानी जो शूद्र होते थे उनका काम हो गया ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। अब जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लेटर वैदिक एज में, इसी काल में क्या आ गया? कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डेब्ट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डेब्ट्स या ऋण, जिसको कहते हैं त्रिऋण, यानी ऋण लिख देते हैं। अब ये त्रिऋण के कॉन्सेप्ट कौन से थे? यानी कॉन्सेप्ट ऑफ 3 ऋण मतलब 3 ऋणों की अवधारणा सामने आई, जिसमें पहला जो ऋण था वो था देव ऋण। अब ये देव ऋण क्या होता है? दरअसल देव ऋण का मतलब होता है कि यज्ञ और चैरिटी कर ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति के ऊपर इस संसार में आने के बाद एक ऋण होता है जिसे कहते हैं देव ऋण। और देव ऋण से मुक्ति आदमी कैसे पाता था? यज्ञ करवाकर, यानी यजना या यज्ञ करवाकर, और चैरिटी या दान कर। यानी जो इस संसार में आने के बाद व्यक्ति के ऊपर एक देव ऋण होता था, उससे व्यक्ति मुक्ति कैसे पाता था? यज्ञ करवाकर या चैरिटी कर। इसी तरह एक दूसरा जो ऋण होता था वो होता था ऋषि ऋण। अब ये ऋषि ऋण क्यों होता था? ऋषि ऋण कैसे आदमी ऋषि ऋण पर कैसे मुक्ति पाता था? यानी संसार में जब व्यक्ति आता था तो देव ऋण के अलावा एक और ऋण होता था जिसे हम बोलते थे ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण से आदमी मुक्ति कैसे पाता था? क्या होता था कि ट्रांसफरिंग नॉलेज, LEDG, यानी व्यक्ति ने जो इस संसार में ज्ञान ग्रहण किया है, जो अधिग्रहण किया है, उसे जब दूसरे को ट्रांसफर करता था तो ऋषि ऋण से मुक्ति पा जाता था। तीसरा ऋण होता था, कौन सा ऋण होता था? तीसरा ऋण होता था पितृ ऋण। अब पितृ ऋण से आदमी कैसे मुक्ति पाता था? जनरेट चिल्ड्रन। यानी जो पितृ ऋण था उससे कैसे आदमी मुक्ति पाता था? उससे संतान, अगर जो जैसे व्यक्ति आया तो उसके ऊपर 3 ऋण होते थे। पहला ऋण होता था देव ऋण से कैसे मुक्ति पाता था? यज्ञ और दान कर। ऋषि ऋण होता था, उससे कैसे मुक्ति पाता था? नॉलेज जो भी उसने ग्रहण किया उसको ट्रांसफर करके। उसी तरह पितृ ऋण से कैसे मुक्ति पाता था? संतान उत्पन्न करके। जो व्यक्ति आया तो उसने जैसे ही अपनी संतान उत्पन्न की, वो पितृ ऋण से मुक्ति पा गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कास्ट सिस्टम को। जो ये ऋग वैदिक एज था, यहाँ पर सोसाइटी पैट्रियार्कल या पितृसत्तात्मक थी, फैमिली ज्वाइंट थी। उसके ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में पहली बार जो ये 4 कास्ट या 4 वर्ण थे, इनकी कॉन्सेप्ट सामने आया। और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो विभाजन था, वर्ण विभाजन था, ये कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था। अब लेटर वैदिक एज में अगर हम आ जाएं तो हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम में बड़ा चेंज आता है। बर्थ बेसिस हो जाता है। क्या ये जो वर्ण डिवीजन है ये बर्थ बेसिस पर हो जाता है। और पहले नंबर पर आ जाते हैं ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं वैश्य, चौथे नंबर पर आ जाते हैं शूद्र। एक और इसी समय कॉन्सेप्ट आया द्विज का कॉन्सेप्ट। द्विज का कॉन्सेप्ट क्या था? द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों को बोला जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ये दोबारा जन्म लेंगे, बर्थ अगेन करेंगे। लेकिन शूद्रों को ऐसा माना जाता था कि शूद्र दोबारा जन्म नहीं लेते, इसलिए उन्हें द्विज नहीं बोला गया। इसी काल में जो उपनयन संस्कार एक था, यानी यज्ञोपवीत था, जनेऊ धारण करने का अधिकार था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास था, शूद्रों के पास नहीं था। इसी काल में लेटर वैदिक एज में कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र सामने आया, यानी गोत्र की अवधारणा सामने आई। अब ये गोत्र क्या होता था? गोत्र मैंने बताया कि पहले क्या होता था, जहां पर एक परिवार की समस्त गायों को रखा जाता था, बांधा जाता था, उस क्षेत्र को बोलते थे गोत्र। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इस गोत्र का अंदाजा वंश से लगाया जाने लगा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी गोत्र से
विवाह में गोत्र बहिर्गमन पर बल दिया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि लोग ऐसा बोलने लगे कि एक गोत्र में शादी नहीं होगी। इसका मेन तात्पर्य ये था कि जो ऋग वैदिक एज था, यहाँ पर गोत्र बहिर्गमन इसलिए किया गया ताकि जब भी कभी युद्ध हो तो दूसरे गोत्र के लोग भी हमारा साथ दें। उसके बाद हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में ही कॉन्सेप्ट ऑफ 16 राइट्स और संस्कार का कॉन्सेप्ट आया, यानी 16 संस्कार की अवधारणा आई। जो 16 संस्कार होते हैं वो एग्जाम्स में पूछेंगे नहीं, जिसमें गर्भाधान होता है, अन्नप्राश होता है, ऐसे ही विवाह होता है, यज्ञोपवीत होता है, ऐसे ही 16 संस्कार है। वो याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि इसी काल में कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार आया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी काल में कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रम्स आया, यानी 4 आश्रम में बांटा गया जीवन को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 0 से लेकर 5 साल तक तो जो बच्चा होता है वो घर पे रहता है। तो 5 साल के बाद क्या होता था, 5 से 25 के बीच बच्चा एजुकेशन ग्रहण करता था ब्रह्मचर्य के साथ, इसी को बोला गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 साल के बीच होता था, और व्यक्ति इसमें क्या करता था, गृहस्थ जीवन जीता था और सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता था। अगर हम बात करें वानप्रस्थ आश्रम की, तो 50 से 75 साल के बीच जो भी समय होता था उसको वानप्रस्थ बोलते थे। और यहाँ पर क्या होता था, जो व्यक्ति होता था वो धीरे धीरे अपने अधिकार को छोड़कर अपने पुत्र को सौंपता जाता था और संन्यास आश्रम की तैयारी करता था। जैसे ही संन्यास आश्रम की बात आई, तो संन्यास आश्रम जैसे 75 के बाद व्यक्ति प्रवेश करता था, तो धीरे धीरे वो सन्यासियों के साथ रहकर या घूमकर मोक्ष प्राप्ति के ओर मुड़ जाता था। अब अगर हम बात करें इसी काल में, तो इस काल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्स पेयर कौन होते थे, सिर्फ एकमात्र टैक्स पेयर थे वो वैश्य थे, जो व्यापारी होते थे। और जो शूद्र होते थे, इनका काम था ऊपर के 3 वर्णों की, यानी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की सेवा करना। इसी काल में या लेटर वैदिक एज में कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डेट सामने आया, यानी 3 ऋणों की अवधारणा, 3 ऋणों की उदाहरण आई। ये 3 ऋण कौन से थे? पहला होता था देव ऋण। देव ऋण से छुटकारा, मतलब ऐसा माना जाता था व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्ति कैसे पाता था वो पाता था यज्ञ और दान करके। इसी तरह ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे पाता था? जो उसने एक्विजिशन किया है नॉलेज का या ज्ञान का अधिग्रहण किया है, उसको किसी और को ट्रांसफर करके। इसी तरह पितृ ऋण से मुक्ति कैसे पाता था? संतान उत्पन्न करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पा जाता था। अब अगर हम आगे बात करें, हमने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट चेक करेंगे स्लेवरी के बारे में, या दास प्रथा जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करें स्लेवरी की और हम देखें कि ऋग वैदिक एज या लेटर वैदिक एज में स्लेवरी की कंडीशन क्या थी, तो स्लेवरी का जो यहाँ हमें देखना है, हम देखते हैं अगर पॉइंट 2 हम सोशल स्ट्रक्चर में देखें और हम देखें स्लेवरी की बात कर दें, स्लेवरी या हिंदी में कहें तो दास प्रथा, तो हम अगर बात करें स्लेवरी थी या नहीं, तो स्लेवरी ऋग वैदिक एज में प्रेजेंट थी। और स्लेव किसको बनाया जाता था, दास किसको बनाया जाता था? दास किसको बनाया था? वॉर डिफीटेड जो भी लोग युद्ध में परास्त हो जाते थे उनको कैद करके उनको दास बना दिया जाता था, यानी स्लेवरी प्रेजेंट थी और वॉर डिफीटेड लोगों को दास बनाया जाता था। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये जो दास बनाए जाते थे, इनसे कोई आर्थिक या इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं कराया जाता था, इनका प्रयोग केवल घरेलू कार्यों में किया जाता था। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता था? इनका प्रयोग मात्र किसमें किया जाता था? घरेलू कार्यों में किया जाता था। अब अगर हम चेक कर ले लेटर वैदिक एज में क्या इसमें कुछ चेंज आया या ऐसा ही सिस्टम रहा, तो अगर हम लेटर वैदिक एज की बात करें, तो लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि जो भी दास प्रथा का यहाँ पर सिस्टम था वो यहीं पर सेम रहा। तो हम लिख सकते हैं कॉन्टिन, या इसको हिंदी में बोल दें निरंतरता बनी रही, यानी जो हिसाब किताब दास प्रथा का कहाँ था, ऋग वैदिक एज में था, वही यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी दास प्रथा यहाँ भी मौजूद थी, युद्ध में पराजित लोगों को दास बनाया गया और दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया गया। अब तीसरी बात जो चेक करेंगे किसमें, हम ऋग वैदिक एज या वैदिक एज में, वो स्टेटस ऑफ वुमेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी समाज की स्थिति का पता लगाने के लिए। तो अगर हम बात कर दें स्टेटस ऑफ वुमेन, या हिंदी में इसको कह दें महिलाओं की दशा क्या थी, महिलाओं
की दशा की बात कर लेते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग वैदिक एज में, तो यहाँ पर अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो हम देखते हैं जो वुमेन की कंडीशन या महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, कंडीशन इनकी अच्छी थी। दूसरी अगर हम बात कर लें, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज या हिंदी में कहें तो बाल विवाह। उसके बाद अगर हम बात करें सती प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस यानी सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता था, सती प्रैक्टिस क्या होता था, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में भारत में एक प्रथा होती थी कि जब कोई किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी चिता में उस स्त्री के, उस पुरुष के साथ उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती बैठा दिया जाता था, यानी जीवित पत्नी को मृतक पति की चिता पर जबरदस्ती बैठाया जाता था। तो इसी प्रैक्टिस या प्रथा क्या बोलते थे, सती प्रथा बोलते थे। तीसरी बात अगर हम करें पर्दा प्रथा की, पर्दा प्रैक्टिस की बात कर दे अगर हम, अब ये तीनों जो थी यानी चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस, ये तीनों इस सोसाइटी में या ऋग वैदिक समाज में नहीं थी। ना ही बाल विवाह होता था, ना ही सती प्रथा मौजूद थी, ना ही पर्दा प्रथा मौजूद थी। इसके बाद अगर हम देखें एक और चीज़, यानी मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी, तो इसका मतलब ये तीनों नहीं होंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें महिलाओं के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था महिलाओं के बारे में वो विडो मैरिज होती थी। विडो मैरिज की अगर हम बात करें, मैरिज की बात करें, या इसको हिंदी में बोलेंगे विधवा विवाह, तो विधवा विवाह होता था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, हिंदी में भी इसको नियोग प्रथा बोलते हैं या नियोग प्रैक्टिस लिख लीजिए। नियोग प्रथा या नियोग प्रैक्टिस ये मौजूद थी। नियोग प्रैक्टिस क्या होता है, जब क्या होता था इस काल में ऋग वैदिक एज में किसी स्त्री के पुत्र नहीं होता था या कोई भी बच्चा नहीं होता था, तो वो क्या करती थी अपने देवर के साथ संबंध बना सकती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो इसे ही क्या बोला जाता था, इसे नियोग प्रथा बोला जाता था। तो यहाँ पर नियोग प्रथा भी थी। उसके बाद हम अगर देखें, ये जो ऋग वैदिक एज की जो भी महिलाएं थी इनको राइट टू एजुकेशन मिला था, राइट टू एजुकेशन प्राप्त था, यानी शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, ये शिक्षा प्राप्त करती थी। राइट टू एजुकेशन, इसका एग्जाम्पल, इसका मेंशन हमें कैसे मिलता है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में बहुत सारी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, शिक्षित महिलाओं का या हम कहें इंटेलेक्चुअल महिलाओं का या फिलोसफर महिलाओं का, जिसमें कौन कौन फेमस है हम कह सकते हैं अपाला, अपाला, घोषा, घोषा, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। यानी ऋग वैदिक एज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और यहाँ पर ऋग्वेद में कुछ महिलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें से हमने 3 महिलाओं को देखा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ये तीनों महिला को आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, फिलोसफर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब पता चला कि जो महिलाएं फिलोसफर अगर थी, इंटेलेक्चुअल थी, तो उस महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। इसके बाद अगर हम बात कर लें जो इम्पोर्टेंट है कि क्या महिलाओं को कुछ पॉलिटिकल राइट्स थे, तो बिल्कुल थे। पॉलिटिकल राइट्स कैसे होंगे, इन्हें पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात कर दें, पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात कर दें तो पॉलिटिकल राइट्स क्या थे इन्हें, तो इन्हें जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन या प्रतिनिधि संस्थाएं थी, इस जैसे कौन, सभा और समिति, तो ये जो ऋग वैदिक महिलाएं थी इनको सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। तो अब अगर हम देखें कि लेटर वैदिक एज में स्टेटस ऑफ वुमेन में कुछ चेंज आया, तो बिल्कुल चेंज आएगा और बहुत बड़ा चेंज आएगा। यानी अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन यहाँ पर चेक करें, स्टेटस ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज, महिलाओं की दशा में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होती है, और यहाँ पर महिलाओं की दशा सिर्फ दुर्दशा होगी। जो कंडीशन यहाँ पर अच्छी थी, कंडीशन यहाँ पर कैसी हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पर डिक्लाइन कर जाएगी या ख़राब हो जाएगी। और सबसे पहली जो समस्या होती है वो क्या होगी, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे चाइल्ड मैरिज स्टार्ट होगी बाकी सारी समस्याएं जन्म लेंगी, चाहे वो अल्पकाल में उनकी मृत्यु हो या बहुत सारी अन्य समस्याएं। चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गया ऋग वैदिक एज में, और यहाँ पर क्या हो गया, जो वुमेन थी या महिला थी
उसको सबऑर्डिनेट टू मैन बना दिया गया, सबऑर्डिनेट टू मैन बना दिया गया, यानी पुरुष के अधीनस्थ कर दी गई, या महिला क्या बोल सकते हैं, पुरुष के अधीनस्थ कर दी गई, नष्ट कर दी गई। प्लस जो महिलाओं को यहाँ पर राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, उस पर लेटर वैदिक एज में कंट्रोल कर लिया गया या उस पर नियंत्रण कर लिया गया। राइट टू एजुकेशन या जो हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, राइट टू एजुकेशन अगर हम कह दें तो उसको क्या कर लिया गया, उनको उस राइट टू एजुकेशन से वंचित कर दिया गया और राइट टू एजुकेशन को कंट्रोल कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि जैसे चाइल्ड मैरिज हुई और पुरुषों के अधीनस्थ कर दी गई, अधीन कर दी गई, तो अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की कंडीशन बिगड़ने लगती है और इसी लेटर वैदिक एज में ऐतरेय ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया जो महिलाओं की खराब स्थिति का या बदतर होती स्थिति का सूचक था कि बर्थ या बॉर्न ऑफ डॉटर या बर्थ ऑफ डॉटर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, यानी पुत्री का जन्म दुख का कारण है, यानी बर्थ ऑफ डॉटर इज कॉज ऑफ सॉरो या दुख का कारण है। यानी लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुत्री का जन्म दुख का कारण है। इसी तरह हम देखें, अगर एक और ग्रंथ की बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं मैत्रायणी संहिता की बात करें तो मैत्रायणी संहिता में कहा गया कि वुमेन इज लाइक लिक्वर एंड गैम्बलिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैत्रायणी संहिता में कहा गया जो महिला है वो मदिरा और जुए के समान है, मदिरा एंड जुए के समान है। तो इसका क्या मतलब आया कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर हम बात करें दास प्रथा की या स्लेवरी की तो यहाँ पर दास प्रथा मौजूद थी और युद्ध में पराजित लोगों को दास बनाया जाता था और दास का प्रयोग किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं किया जाता था बल्कि केवल डोमेस्टिक कार्यों, घरेलू कार्यों में किया जाता था। अब अगर हम देखें लेटर वैदिक एज में तो दास प्रथा जैसे यहाँ पर मौजूद थी पूरी वैसी की वैसी यहाँ पर थी, ठीक है। अब अगर हम महिलाओं की दशा की बात करें तो यहाँ पर ऋग वैदिक एज में उनकी कंडीशन अच्छी थी, चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, विधवाओं की शादी हो जाती थी, नियोग प्रथा थी मौजूद थी, राइट टू एजुकेशन मौजूद था, यानी शिक्षा का अधिकार मौजूद था। और इसका हमको मेंशन कैसे मिलता है, इसका हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जहाँ पर अपाला, घोषा और लोपामुद्रा आदि कुछ महिलाओं को के बारे में बताया गया है कि ये महिलाएं इंटेलेक्चुअल या फिलोसफर थी। अगर हम देखें कि क्या ऋग्वैदिक एज की जो भी महिलाएं थीं उनको कुछ राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त थे तो बिल्कुल प्राप्त थे। उन्हें जो भी प्रतिनिधि संस्थाएं या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनमें भाग लेने का अधिकार था, इनको सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। अब यहाँ पर हम देखें कि महिलाओं की दशा में कुछ चेंज आए तो रेडिकल चेंज आए। चेंज क्या हुए, कंडीशन उनकी बहुत खराब हुई, चाइल्ड मैरिज शुरू हो गया, यानी बाल विवाह का प्रारंभ हो गया, कम उम्र की लड़कियों की शादी की जाने लगी और वुमेन क्या कर दिया गया, सबऑर्डिनेट टू मैन या पुरुषों के अधीन कर दी गई, पूरी तरीके से वस्तु बना दिया गया उसको। अब यहाँ पर हम देखें जो इसका राइट टू एजुकेशन यहाँ पर मिला था, शिक्षा का अधिकार मिला था, वो यहाँ पर छीन लिया गया या उसको कंट्रोल कर लिया गया। इसी काल में यानी लेटर वैदिक एज में ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया बर्थ ऑफ डॉटर इज लाइक कॉज ऑफ सॉरो, यानी जो पुत्री का जन्म है वो दुख के कारण के समान है। इसी तरह अगर हम देखें इसी काल में मैत्रायणी संहिता की बात करते हैं तो मैत्रायणी संहिता में कहा गया कि जो महिला है वो दारू या मदिरा और जुए के समान है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब अगर हम समाज को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें एक दो पॉइंट और देखने पड़ेंगे, तो अब उन पॉइंट को देख लेते हैं। 3 पॉइंट देखने के बाद ये सारे वही पॉइंट हैं, वो एक ही फॉर्मेट है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हुए देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए तो आपको बेहतर समझ आएगा।
अब अगर हम बात कर दें इस चौथे पॉइंट की, 3 पॉइंट हम चेक कर चुके हैं, तो चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था, चौथा पॉइंट अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या इसको हम कह सकते हैं रहन सहन, रहन सहन। अगर हम रहन सहन की बात कर दें कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, हम बात करेंगे किसकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। तो अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, रहन सहन की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कपड़े कौन से पहनते थे। तो अगर हम क्लोथ्स की बात कर दें तो ये वूल एंड फ्लैक्स, यानी ऊन और फ्लैक्स को हिंदी में बोलते हैं सन, सन से निर्मित वस्त्र धारण करते थे या पहनते थे। अब सन क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि सन एक प्रकार की फसल होती है जिसका प्रयोग न केवल क्रॉप खाने के रूप में, भोजन के रूप में किया था, बल्कि इसके फाइबर का प्रयोग कपड़ों के निर्माण में भी किया जाता है। तो जो ऋग्वैदिक केस थे उनके कपड़ों कैसे बनते थे, उनके कपड़े कैसे बनते थे, उनके कपड़े बनते थे ऊन और फ्लैक्स, सन से। उसके बाद अगर हम बात कर लें ज्वेलरी की कर लेते हैं, क्या ये लोग ज्वेलरी से परिचित थे या ज्वेलरी ये लोग पहनते थे। तो अगर ज्वेलरी की बात करें तो बिल्कुल पहनते थे, और पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे आभूषण, यानी ऋग्वैदिक एज में पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण धारण करते थे। उसके बाद अगर हम फूड की बात कर दें कि ये लोग खाना क्या खाते थे, तो हमने जैसा बताया ये लोग बार्ले या जौ से परिचित थे, तो अनाज खाते थे, इसके सिवा फ्रूट लेते थे या फ्रूट से परिचित थे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मिल्क से परिचित थे, एंड मिल्क मेड सब्सटेंस, सब्सटेंस, यानी ये लोग अनाज खाते थे, फल खाते थे, दूध खाते थे और दूध से निर्मित पदार्थ खाते थे। दूध से निर्मित पदार्थ जैसे आप दही समझ सकते हो, ठीक है, दूध से निर्मित पदार्थ खाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने देखा ये लोग क्लॉथ पहनते थे, ठीक है, क्लॉथ तो पहनते ही थे। कौन से क्लॉथ पहनते थे, तो वूल यानी ऊन से निर्मित, उसके बाद सन से निर्मित। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो मैन और वुमेन दोनों क्या करते थे, आभूषण धारण करते थे। और अगर हम खाने की बात करें तो ये लोग अनाज खाते थे, अनाज से परिचित थे तो उसका प्रयोग भोजन के रूप में करते थे, फ्रूट का प्रयोग करते थे, मिल्क एंड मिल्क मेड सब्सटेंस जो भी और थे उनका प्रयोग करते थे। और एक अगर इम्पॉर्टेंट बात की बात करें तो ये लोग सोम रस पीते थे। अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सोम रस पीते थे, इसको हिंदी में भी सोम रस बोलेंगे, सोम रस पीते थे। अब सोम रस क्या होता है, सोम रस एक पौधा होता था जिसको ये लोग जिसकी उसकी छालों को निचोड़कर ये लोग पीते थे। तो सोम रस जो होता था ये किससे बनता था, सोम प्लांट से बनता था, और ये सोम प्लांट पहाड़ों पर पाया जाता था। और ये एक बात याद रखिएगा, ये जो भी था सोम रस ये लिक्विड नहीं था, यानी ये मदिरा नहीं थी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है जो सोमरस की बात होती है मदिरा नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसी सोमरस में दूध और दही मिलाए जाने का हमें उल्लेख मिलता है, हमें मेंशन है कि इसमें दूध और दही मिलाया जाता था। तो ये सोमरस क्या हुआ, सोमरस एक प्रकार का लिक्विड होता था, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक आज पीते हैं उसी प्रकार का एक लिक्विड होता था जो सोम नामक पौधे से बनाया जाता था, और ये मदिरा या दारू नहीं होती थी। उसके बाद हमने ये देख लिया पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम रहन सहन की इधर बात कर लें या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं इधर कि क्या कुछ चेंज आया इसमें, बिल्कुल नहीं चेंज आया। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कपड़े ये लोग यहाँ पहनते थे, जो ज्वेलरी यहाँ पहनते थे, जो फूड यहाँ लेते थे, जो सोमरस लेते थे, सेम यहाँ पर भी लेते थे। तो क्या हुआ, निरंतरता बनी रही, कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता हम कहें तो वो यहाँ पर बनी रही। मतलब निरंतरता का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर करते थे, यूज़ करते थे, वो सेम यहाँ पर यूज़ करते थे। दोबारा यही लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम यही लिखना पड़ेगा। अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने देख लिया। हमने देखा कि पहले कास्ट सिस्टम बन गई, फिर स्लेवरी देखा, दास प्रथा थी यानी, फिर महिलाओं की दशा देखी, फिर देखा कि ये लोग खाते पीते क्या थे। फिर हम देखेंगे कि ये लोग जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, आज तो टिकटॉक बैन हो गया, नहीं टिकटॉक चलाते थे। तो अब हम देखेंगे मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट क्या था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मनोरंजन के साधन होना चाहिए। मीडियम या मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी इसको हम कहेंगे कि मनोरंजन के साधन क्या थे, मनोरंजन के साधन क्या थे।
तो जैसा कि हमें पता चलता है ऋग्वेद से, मनोरंजन के साधन क्या थे? मनोरंजन के साधन थे क्या था? डांस। ये लोग डांस से परिचित थे। डांस के बाद हम कह सकते हैं लोग ड्रामा से परिचित थे, ड्रामा से। और ये लोग रथ यूज़ करते थे, तो ये लोग क्या करते होंगे मनोरंजन के साधन के रूप में? चैरियट रेस करते थे, यानी रथ दौड़ करते थे, यानी रथों की रेस लगाते थे, डांस करते थे, ड्रामा करते थे। और म्यूज़िक से भी ये लोग वाकिफ़ थे कि म्यूज़िक क्या होता है, ये लोग म्यूज़िक से भी परिचित थे। तो ये लोग मनोरंजन के साधन में क्या यूज़ करते थे? डांस, म्यूज़िक, ड्रामा और रथ दौड़। अब यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्थ। अगर हम फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर देखें कि मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, यहाँ पर क्या था? मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट की बात कर लें, एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें कि मनोरंजन के साधन क्या थे, तो जो साधन यहाँ पर थे कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल लगभग ऐसे साधन यहाँ पर थे। तो फिर हम वही लिख लेंगे, कॉन्टिन्यूटी बनी रही। अभी कॉन्टिन्यूटी कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है कि आप सोच के घबरा जाइए कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। मतलब यह है कि मुझे यही यहाँ पर भी उतारना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक वर्ड लिख दिया, कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता। अब सब कुछ हो गया, आए उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना ली, दास प्रथा बना ली, महिलाओं की स्थिति खराब कर दी, फिर खूब अच्छे से मौज मस्ती कर ली, सोमरस पी लिया, फिर मनोरंजन कर लिया। अब जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। तब उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम फ्यूनरल्स की बात करें, या इसको हिंदी में कह दें अंत्येष्टि की बात करें, ये एक संस्कार भी है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार, अंतिम संस्कार अंत्येष्टि भी है। तो अगर हम लोग अंत्येष्टि की बात करें, और इधर भी लिख ही लेते हैं, यानी पॉइंट नंबर 6, तो हम लोग अगर अंत्येष्टि की बात करें, फ्यूनरल्स की बात करें, तो हम देखते हैं जैसे हमने पढ़ा था उसमें हड़प्पा काल में या हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि जो फनरल्स होती थी वो क्या होती थी? समाधिकरण होता था, ठीक है, पार्शियल बरियल था, कंप्लीट बरियल था, और क्रीमेशन या दाह संस्कार था। यहाँ पर जो सबसे लोकप्रिय पॉपुलर था वो क्रीमेशन था, क्रीमेशन, या इसको हिंदी में कहें दाह संस्कार। यानी इस काल में क्या था कि लोग अपने जो भी उनके परिवार के लोग थे, जब उनकी मृत्यु होती थी तो उन्हें क्या करते थे? उन्हें अग्नि में जलाते थे, फिर अवशेषों को किसी नदी में छोड़ देते थे या किसी नदी में डाल देते थे। अब जो क्रीमेशन प्रोसेस या दाह संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर थी अंत्येष्टि में, सेम वही यहाँ पर भी रही। तो यहाँ पर भी क्या होगी? यहाँ पर भी क्रीमेशन होगी, या क्रीमेशन अंत्येष्टि के रूप में होगी। यानी यहाँ पर भी लोग अपने परिवारजनों को उनकी मृत्यु के बाद क्या करते थे? उन्हें अग्नि में जलाते थे। तो ये पूरा हमने क्या देखा, चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर रहन सहन की बात करें तो ये लोग ऊन और सन के कपड़े पहनते थे। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो मैन वुमेन दोनों ज्वेलरी धारण करते थे। अगर हम फूड की बात करें तो ये अनाज भोजन के रूप में लेते थे, फ्रूट का इस्तेमाल करते थे, मिल्क और मिल्क से बने अन्य पदार्थ जैसे दही का यूज़ करते थे, सोमरस ये लोग पीते थे। और सोमरस की बनाया कैसे जाता था? सोम नामक एक पौधा होता था जो पहाड़ों पर मिलता था, उसकी छाल से बनता था सोमरस। और ये सोमरस कोई मदिरा नहीं था, याद रखिएगा। मतलब लोगों को लगता है मदिरा, क्यों नहीं था? क्योंकि ऋग्वेद से ही हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये जो था ये मदिरा था, ये मदिरा नहीं था, ये जो सोमरस था इसमें दूध और दही मिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा तीखा था, तो उसको हल्का करने के लिए दूध और दही मिलाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो यहाँ पर था सेम वहीं पर था, तो मैंने लिखा नहीं। फिर अगर हम मीडिया ऑफ एंटरटेनमेंट की बात करते हैं कि जैसे हम लोग अभी फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं अपने मनोरंजन के लिए लॉकडाउन में, तो ये लोग क्या यूज़ करते थे मनोरंजन में? तो ये लोग क्या डांस से परिचित थे, ये लोग यूज़ करते रहे होंगे, ड्रामा यूज़ करते रहे होंगे, म्यूज़िक से परिचित थे, और रथ दौड़, चूँकि घोड़े से संपर्क था इनका और ये रथ बनाते थे, तो इसका मतलब रथ दौड़ का भी आयोजन होता था। अब हम बात करें फनरल्स की, तो क्रीमेशन या अपने जो परिजन थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मृतक को ये लोग जला देते थे। सेम यहाँ पर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट ये सेम थे, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, चैरियट रेस, और फनरल्स में ये लोग भी दाह संस्कार करते थे। तो उम्मीद है ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा और ये समझ आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा बड़ी बात है कि समझ में आया हो। तो उम्मीद है ये पूरी वीडियो आपको पसंद आएगी और समझ आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।